साल था 1764। गंगा की लहरें भारी थी, हवा में बारूद की गंध घुली थी, मानो बिहार की धरती खुद आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। पटना किले की बुर्जों पर खड़े नवाब मीर कासिम की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा और गुलामी के खिलाफ उठता तूफान। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की ठंडी हवा में ब्रिटिश फौजें अपनी मस्केट चमका रही थी। एक तरफ 40,000 भारतीय योद्धा मुगल, अवध, बंगाल, रोहिल्ला, अफगान और दूसरी तरफ 17,000 अंग्रेज। पर उन 17,000 में वो ताकत थी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था हिंदुस्तान की आजादी का आखिरी बड़ा प्रयास। एक ऐसा युद्ध जो हवाओं में आज भी गूंजता है, लेकिन इतिहास की किताबें जिसे धीरे धीरे भूलती चली गई। ये कहानी है उस मैदान की जहाँ खून बहा गद्दार पैदा हुए और बिहार की धरती ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये है, कल्पना कीजिए, साल 1764 का वो अक्टूबर का महीना। बिहार की धरती पर मानसून की आखिरी बूंदें अभी सूखी भी नहीं थी और गंगा नदी की लहरें भारी हो चुकी थी, मानो वे आने वाले खून की भविष्यवाणी कर रही हो। पटना के किले के ऊंचे बुर्जों से नवाब मीर कासिम की आंखें लाल हो चुकी थी। वे एक महत्वाकांक्षी योद्धा थे जिन्होंने 3 साल पहले 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से बंगाल की गद्दी हथिया ली थी। लेकिन अब वही मित्र लुटेरे बन चुके थे। कंपनी के अधिकारी दस्तक नामक उस विशेषाधिकार पत्र का दुरुपयोग कर रहे थे जो उन्हें बिना कर चुकाए व्यापार करने की छूट देता था। कलकत्ता के गोदाम भारतीय किसानों के अनाज से लबालब हो रहे थे, कारीगरों की कमाई लूटी जा रही थी और मीर कासिम का खजाना सूख रहा था। ये फरंगी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, मीर कासिम ने अपने वफादार सलाहकार सुमेर चंद से कहा, जबकि वे पटना के महल के एकांत कक्ष में बैठे थे। महल की दीवारें जो कभी फारसी कालीनों और सोने की जराई से सजी रहती थी, अब धूल और उदासी से भरी हुई थी। बाहर गंगा का पानी चमक रहा था, लेकिन हवा में तनाव की गंध थी। सुमेर चंद ने सिर झुकाया और कहा, नवाब साहब, हमें गठबंधन करना होगा। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संपर्क करें, वे भी इन अंग्रेजों से त्रस्त है। मीर कासिम ने सहमति में सिर हिलाया। शुजाउद्दौला लखनऊ के इमाम बाड़े में रहने वाले एक कुशाग्र बुद्धिमान शासक, जो मुगल दरबार के वजीर भी थे, ने तुरंत जवाब दिया, अगर बंगाल गिर गया तो अवध का क्या होगा? उन्होंने अपने दरबारियों से कहा। और फिर दिल्ली से आया संदेश मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो नाम मात्र के सम्राट थे लेकिन जिनकी मुहर पर हिंदुस्तान का राज टिका था, ने गठबंधन का ऐलान किया। बनारस के महाराजा बलवंत सिन्हा भी जुड़ गए, जो अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए बेताब थे। ये गठबंधन भारत की स्वतंत्रता का आखिरी बड़ा प्रयास था। उनकी संयुक्त सेना 40,000 से अधिक सिपाहियों की थी। मुगल फौज में 15,000 पैदल और घुड़सवार, अवध की भारी तोपें, बंगाल के अफगान राइडर, रोहिल्ला योद्धा और बनारस के स्थानीय सैनिक। लेकिन एक बड़ी कमजोरी थी, एकता की कमी। मीर कासिम बंगाल की रक्षा पर तुले थे, शुजाउद्दौला अवध की सीमाओं पर अड़े थे और शाह आलम द्वितीय सिर्फ प्रतीक थे। उनके सलाहकार भ्रष्ट थे और आंतरिक कलह ने सेना को कमजोर कर दिया। हम एक हैं अल्लाह के नाम पर, शाह आलम ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में संदेह की ठंडक थी। मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के बाद से ही ढह रहा था, अब छाया मात्र बचा था। दूसरी ओर ब्रिटिश कैंप मुजफ्फरपुर के पास था। मेजर हेक्टर मुनरो, एक स्कॉटिश योद्धा जिसकी सफेद दाढ़ी उम्र की गवाही दे रही थी, लेकिन आंखें बाज की तरह तेज, अपनी छोटी लेकिन घातक सेना को संभाल रहे थे। कुल 17,072 सैनिक, 859 ब्रिटिश रेजिमेंटल सैनिक, जिनमें बंगाल यूरोपियन बटालियन, बॉम्बे यूरोपियन बटालियन के 2 कमजोर कंपनियां और HM 84वीं, 89वीं, 96वीं रेजिमेंट्स के डिटैचमेंट शामिल थे। 5,297 भारतीय सिपाही और 9,189 भारतीय घुड़सवार। उनकी ताकत थी अनुशासन, आधुनिक मस्केट बंदूकें और तोपें। ये हिंदुस्तानी संख्या में भारी है, लेकिन हमारी रणनीति उनकी कमजोरी साबित होगी, मुनरो ने कैप्टन जॉन कार्ना को कहा, जबकि वे एक पुराने नक्शे पर बक्सर के मैदान को चिन्हित कर रहे थे। बक्सर गंगा के किनारे एक किलानुमा शहर, पटना से मात्र 130 किलोमीटर दूर। ये समतल मैदान था, लेकिन मानसून की कीचड़ ने इसे खतरनाक बना दिया था। रॉबर्ट क्लाइव, पलासी की लड़ाई 1757 के नायक, ने दूर से निर्देश दिए थे, बंगाल पर कब्जा करो, पूरे उपमहाद्वीप का द्वार खुल जाएगा। अक्टूबर 1764 की शुरुआत में झड़पें तेज हो गई। मीर कासिम ने अचानक कलकत्ता के अंग्रेजी व्यापारिक केंद्रों पर हमला बोल दिया। पटना के पास ब्रिटिश कारवा लूटे गए और कई यूरोपीय व्यापारी कैद हो गए। मुनरो ने जवाबी कार्रवाई में बंगाल के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। गंगा पार करने के लिए नावें जुटाई गई और उनकी सेना धीरे धीरे बक्सर की ओर बढ़ी। भारतीय गठबंधन ने मैदान पर
पर अपना डेरा डाला। शाम के समय जब सूरज गंगा में डूब रहा था, सिपाही आग के इर्द गिर्द बैठे चाय की प्यालियां थामे थे। अवध का एक घुड़सवार हसन अली नाम का एक जवान योद्धा अपने साथी से फुसफुसाया, कल सुबह हम इन फरंगियों को गंगा में डुबो देंगे। उनकी तोपें कितनी भी गरजें, हमारी तलवारें खून पिएंगी। लेकिन रात भर नींद हराम रही। मीर कासिम अपने तंबू में चिंतित थे। शुजा साहब, क्या हम एकजुट रहेंगे? उन्होंने नवाब अवध से पूछा जब वो रात के अंधेरे में आए। शुजाउद्दौला, जिनकी दाढ़ी में चांदी के तार चमकते थे और आंखों में रणनीति की चमक, ने कहा, नवाब, अवध की 40 तोपें तैयार है, लेकिन मुगल सिपाहियों में जोश की कमी है। शाह आलम की फौज नाम मात्र की है, मात्र 15,000, और वे भी बिखरे हुए। मिर्जा नजफ खान, मुगल दाहिने विंग के कमांडर, एक तेज तर्रार योद्धा जो बाद में मुगल इतिहास में अमर हो गया, ने चेतावनी दी, हमें भोर होते ही हमला बोलना होगा, वरना अंग्रेज किले में घुस जाएंगे। रोहिल्ला घुड़सवार बाएं तरफ से धावा बोलेंगे और अफगान राइडर बीच से। शाह आलम द्वितीय एक ऊंचे ऊंट पर सवार सेना के बीच में थे। वे चुप थे, लेकिन उनके मन में पुरानी मुगल शान की यादें घूम रही थी। ब्रिटिश कैंप में भी हलचल थी। मुनरो ने अपनी सेना को 3 कॉलम में बांटा। बाएं विंग पर कैप्टन डोनाल्ड कैंपबेल, दाएं पर मेजर एडम विलिंग और बीच में खुद। कल भोर होते ही हम आगे बढ़ेंगे, उन्होंने कहा। लाल कोटों में सजे सिपाही अपनी मस्केट बंदूकें चमका रहे थे। एक ब्रिटिश सिपाही जॉन स्मिथ नाम का एक युवा अपने साथी से बोला, ये हिंदुस्तानी बहादुर है, लेकिन बिखरे हुए। हमारी ग्रेप शॉट तोपें उन्हें चूरा कर देंगी। 21 अक्टूबर की रात चांदनी में मैदान चमक रहा था। हवा में घोड़ों की सोंघनी की गंध, तलवारों की धातु की ठंडक और दूर गंगा की लहरों की सरसराहट। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुबह क्या लाएगी। 22 अक्टूबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध छिड़ गया। मिर्जा नजफ खान ने मुगल दाहिने विंग को आगे बढ़ाया। 10,000 सिपाही तीरों और भालों से लैस चिल्लाते हुए दौड़े। अल्लाह अकबर की गूंज मैदान में फैल गई। रोहिल्ला घुड़सवार, जिनकी तलवारें हवा काट रही थी, ने बाएं तरफ से धावा बोला। अफगान राइडर मीर कासिम के नेतृत्व में बीच से टूट पड़े। हसन अली, वो अवध का घुड़सवार, सबसे आगे था। उसकी तलवार चमक रही थी और दिल में परिवार की यादें। लेकिन ब्रिटिश लाइनें मात्र 20 मिनट में सज गई। मुनरो की इन्फेंट्री ने स्क्वायर फॉर्मेशन बनाया, चारों तरफ से सुरक्षित, मस्केटों की पंक्तियां तैयार। पहला गोला पड़ा। ब्रिटिश तोपों से ग्रेप शॉट बरसे, छोटे छोटे लोहे के गोले जो हवा में फैलकर सैनिकों को छलनी कर देते थे। मुगल पंक्तियां हिल गई। सैकड़ों सिपाही गिर पड़े। खून की धाराएं बहने लगी। नजफ खान ने चिल्लाया, पीछे न हटो, बादशाह के नाम पर। लेकिन धुआं मैदान को ढकने लगा। अवध की तोपें गरजी। शुजाउद्दौला ने अपनी 3 बड़ी बारूद की मैगजीनें फोड़ दी। धमाके की गर्जना से आकाश कांप गया, धरती हिली और धुआं इतना घना कि सैनिक एक दूसरे को न देख पा रहे थे। ये नर्क है, एक रोहिल्ला योद्धा चीखा। मीर कासिम के अफगान राइडर ने बहादुरी दिखाई। करीम खान नाम का एक अफगान योद्धा घोड़े पर सवार एक ब्रिटिश सैनिक का सिर उड़ा दिया। लेकिन मुनरो ने अपनी सेना को 2 कॉलम में बांट दिया। एक कॉलम ने पीछा किया, दूसरा ने तोपों से बौछार जारी रखी। दोपहर तक मैदान लाशों से पट गया। गंगा का पानी लाल हो गया और चीखें हवा में गूंज रही थी। शाह आलम द्वितीय ऊंट पर सवार अपनी फौज के बीच में थे। हम हार नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज डगमगा रही थी। शुजाउद्दौला को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने नावों का पुल उड़ा दिया। धमाके से पानी उफान मार गया और कई सिपाही डूब गए। शाह आलम और उनके रेजिमेंट किनारे पर अटक गए। मीर कासिम अपनी कमर में 30 लाख रुपए के जवाहरात बांधे ओडिशा की ओर भागे। मेरा राज्य, मेरी शान सब गया, वे बुदबुदाए। नजफ खान ने बचे सिपाहियों को इकट्ठा किया, लेकिन संख्या घट चुकी थी। दोपहर ढलते ढलते भारतीय गठबंधन टूट गया। ब्रिटिश ने 133 तोपें कब्जे में ले ली और $1 मिलियन का खजाना लूट लिया। 23 अक्टूबर को युद्ध जारी रहा। मुनरो ने बक्सर के किले पर घेराबंदी की। शेष भारतीय सिपाही बिखर गए। हसन अली घायल होकर गंगा में कूद गया, लेकिन बहाव उसे ले गया। करीम खान कैद हो गया, उसकी तलवार टूट चुकी थी। ब्रिटिश हानि कम थी, 289 मारे गए, जिनमें लेफ्टिनेंट फ्रांसिस स्पिल्सबरी और एनसाइन रिचर्ड थॉम्पसन जैसे अधिकारी शामिल थे। 499 घायल और 85 लापता। लेकिन भारतीय पक्ष का नुकसान भयानक था। 2000 मारे गए, 4000 घायल, कुछ स्रोतों में कुल 6000 हताहत। मुनरो ने अपनी सेना को कॉलमों में बांटकर पीछा किया। शुजाउद्दौला पश्चिम की ओर भागे। शाह आलम ने
आत्मसमर्पण कर दिया। ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, हिंदुस्तान की किस्मत बदलने वाली है। मुनरो ने अपने डायरी में लिखा, युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये संधि ब्रिटिश जीत का प्रतीक बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गई, यानी वे मुगल बादशाह के नाम पर टैक्स वसूलेंगे। शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए की पेंशन दी गई, लेकिन जल्द ही ये बंद हो गई। अवध की आधी जमीन छीन ली गई और शुजाउद्दौला कंपनी के संरक्षण में आ गए। मीर कासिम निर्वासित हो गए। वे ओडिशा भटकते रहे और 1777 में गरीबी में मरे। बनारस के महाराजा बलवंत सिन्हा को अपनी जमींदारियां लौटाई गई, लेकिन वे भी ब्रिटिश कठपुतली बन गए। इस युद्ध ने भारत के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ब्रिटिश अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि शासक बन गए। बिहार की उपजाऊ भूमि से निकलने वाला अनाज लंदन पहुंचने लगा। किसान करों के बोझ तले दब गए, भूखमरी फैली और विद्रोहों की आग सुलगने लगी। 1773 तक कंपनी ने स्थानीय शासन समाप्त कर बंगाल बिहार पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। खेसर, बक्सर का मैदान शांत हो गया। गंगा फिर साफ बहने लगी, लेकिन उसके पानी में अभी भी उन बहादुरों का खून घुला था। आज नवंबर 2025 में जब हम बक्सर जाते हैं तो वो मैदान हरा भरा लगता है। किसान फसलें उगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन अगर कान लगाएं तो तलवारों की टकराहट, तोपों की गर्जना और उन योद्धाओं की चीखें सुनाई देंगी। ये कहानी बहादुरी की है, धोखे की है और हार की है, लेकिन ये सिखाती है एकता न हो तो संख्या व्यर्थ। खेसर की लड़ाई बिहार का वो सबसे पुराना युद्ध जो दुनिया भूल चुकी हमारी रगों में बसता है। तो दोस्तों, ये थी उस खून से लथपथ धरती की कहानी जहाँ तलवारें सिर्फ लड़ी नहीं बल्कि इतिहास लिख गई, जहाँ बहादुरी ने आखिरी सांस तक अंग्रेजी ताकत को चुनौती दी और जहाँ एकता की कमी ने पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी। खेसर की इस भुला दी गई लड़ाई में शायद इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है कि जब हम बिखर जाते हैं तो जीत हमेशा किसी और की झोली में चली जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हर दफन किस्सा फिर से जिंदा होता है। जय हिंद, जय भारत।